मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और हम दूसरा बजट बनाने वाले थे। दूसरे बजट में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो आम जनता से जुड़ा बजट है उस बजट पास करने में ये लोग अड़चने पैदा करेंगे। 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हुआ। आपके क्षेत्र के विधायक बार बार मेरे पास आ रहे थे, खाना भी खा रहे थे, हर चीज का स्वाद बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। 26 तारीख की रात है, मनु सिंह जी ने डिनर दिया। हमने सोचा भी भाई ठीक है। मैंने कहा कि कल सुबह सब लोग आप वोट कांग्रेस के प्रत्याशी जो देश के नामी वकील है, देश के नामी वकील है, उनके पक्ष में करना। 26 तारीख को ब्रेक और डिनर किया। मुकेश जी भी आए। मुकेश जी की पारिवारिक में जो घटना घटी हम सब उसके शामिल थे, लेकिन इन्होंने पार्टी में आना सोचा। खाना खा रहे थे सब लोग के। 27 तारीख को 26 की रात में क्या गोल मोल हुआ। 27 तारीख को इन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला और वोट डालने के बाद विधानसभा सेशन चला हुआ था। हमें नहीं पता था। बबलू जी कुमार ने कहते मैं आ रहा हूं, मेरे को जल्दी आप कोई कुछ इंतजाम कीजिए। इन्होंने अपने पैसे से अपना हेलीकॉप्टर का किराया दिया। ये आए, वोट डाला। एकदम पता लगा कि 6 विधायक कंडा घाट क्रॉस कर गए। हमने पूछा कंडा घाट क्यों गए, हमको नहीं पता। कंडा घाट के लगे कि भागो भागो। हमको पता नहीं, रिजल्ट भी निकला। 4 बजे परिणाम आया, तो 34 हमको पड़े, 34 उसको पड़े। हमें तब पता लगा कि भाई ये जो कह रहे थे, जो हमारे पोलिंग एजेंट अंदर बैठ के कह रहे थे, वो सही निकला। इन 6 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला, फिर भागे कंडा घाट। हमने सोचा पता नहीं, अब गलती मान के अगले दिन बजट पास करना है। 28 तारीख को बजट पास हो रहा था और उस बजट में आम लोगों से जुड़ी समस्याएं थी। मैंने कहा हम कोई वादा 5 साल के लिए पूरा करने के लिए नहीं रखेंगे। मैंने कहा हमने 15 लाख की बात नहीं की है, हमने 1500 की बात की है। हम 1500 अपनी महिलाओं को देंगे। उस बजट में जो बुजुर्ग बैठे हैं, उस बजट में 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसका जो मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि सुविधा होगी वो सारी सरकार देगी। 4% डीए की किस्त सरकार देगी। बेचारे पुलिस के कर्मी होते हैं, 210 रुपए 7 रुपए उनको मिलते थे, 8 रुपए मिलते थे डाइट बनी के। मैंने उसको बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए। फिर मनरेगा में हमारे मजदूर लगे होते हैं। मैं देखता था कि मनरेगा में जो हमारी माताएं हैं, भाई हैं, उनको जो असेसमेंट के बाद दिहाड़ी बहुत कम करती थी। मैंने उसमें सीधा बढ़ाकर 60 रुपए की बढ़ोतरी की। 300 रुपया मनरेगा के मजदूर को 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो गया। किसान, जो किसान है, आज तक हिंदुस्तान में किसी ने गाय के दूध का मूल्य फिक्स नहीं किया, भैंस के दूध का मूल्य फिक्स नहीं किया किसी भी सरकार ने। हमने कहा 90% हिमाचल के लोग गांव में रहते हैं। हम जानते हैं गाय पालना कितना मुश्किल काम है, भैंस पालना कितना मुश्किल काम है। और मैंने गाय के दूध का रेट 45 रुपए फिक्स किया कि जो भी गाय उत्पादक होगा, पशु उत्पादक होगा, 45 रुपए लीटर उससे दूध सरकार खरीदेगी। और भैंस का 55 रुपए फिक्स किया, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया। और जो गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से गेहूं पैदा करेगा, वो गेहूं भी 40 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। मक्की 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी। पहले तो अधिकारी इस बजट के बारे में सोच नहीं सके। मैंने कहा हम गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं जानता हूं कि क्या उन लोगों को देना है। 1,15,000 विधवा महिलाएं थी।
1,15,000 विधवा महिलाएं एकलनाली हिमाचल प्रदेश में हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए 1 लाख, 1.25 लाख रुपए साल की फीस कहां से देगी, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। हमने इस बजट में 27 साल तक की उम्र भी जिस भी विधवा माता या बहन का बच्चा डॉक्टरी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, +2 के बाद से उसका सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। ये योजना लेकर आए। ये अभी बजट पास हो रहा है, ये बजट पास होना है। हमें बोला यार चलो इन्होंने राज्यसभा में व्हिप जारी नहीं होता, आप आएंगे और आकर आप कांग्रेस के पक्ष में, इस बजट के पक्ष में वोट डालेंगे। मेरे को बीजेपी वाले बार बार बोलते रहे कि अभी तो चुनाव होते नहीं, आप पिछले साल से प्रधानों का भी मानदेय बढ़ा रहे हैं, नगर पंचायत का भी मानदेय बढ़ा रहे हैं, कर्मचारियों के मानदेय बढ़ा रहे हैं। हमने कहा हमने भ्रष्टाचार में लिप्त चोर दरबाजों को बंद किया है, 2200 करोड़ रुपया कमाया है। ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए। 28 तारीख को आए 2 हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरे, ऊपर से, विधानसभा के ऊपर से। वो आवाज तो उसके पक्षों की फटफट करके आ जाती है। 2 हेलीकॉप्टर आए, CRPF की गाड़ियां आई, पुलिस आई, विधानसभा का गेट तोड़ने लगे। अब ऊपर बैठे हुए मुकेश जी, टीवी में न्यूज चली कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं बजट का रिप्लाई बनाना होता है, जब बजट पास करते हैं उसका रिप्लाई होता है, मैं उसकी तैयारी कर रहा था। सब लोग बैठे, कहते सारे टैनलों में मेरे को सब जगह से फोन आ गए। मैंने कहा मैंने क्यों इस्तीफा देना भाई, बड़ी मुश्किल से 35 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक आत्मावती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, ऐसे इस्तीफा दे दूंगा। और मैंने जयराम ठाकुर जी विधानसभा में कह रहे हैं, जयराम ठाकुर जी विधानसभा में कह रहे हैं अब तो इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता, वो भगवान से भी बड़े हो गए। अब मुझे पता नहीं, वो कह रहे जी इस्तीफा दे दिया। मैं आया, मैंने कहा भगवान हमारे साथ है, हम अच्छा काम करने वाले लोग हैं, हम सत्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम झूठ के सारे राजनीति नहीं करते। और 28 तारीख को ये आए, 9 आए, 6 की जगह 3 काम हुआ आए, हाजिरी लगाई, पैसों के लिए लगती है हाजिरी, क्या होता है। हमने सोचा बंद कर बैठेंगे, ये तो कांग्रेस के ही विधायक है, इनको वोट डालना पड़ेगा बजट में। और जैसे ही बजट मैंने पास होने के लिए रखा, पता लगा कि हेलीकॉप्टर फिर उड़ गए और उड़ गए। हमने बोला इन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है, और मैं आपको कह सकता हूं ये उड़कर पंचकुला के ललित होटल में चले गए। अब देखना यह है, अब देखना यह था कि इन्होंने वोट खिलाफ क्यों डाला। हमने FIR दर्ज कर दी। FIR दर्ज करने के बाद पूरे राज खुलने शुरू हुए। जो MLA आपका यहाँ भूटो, क्या नाम है उसका, उसको पूरी तरह कूटो। मतलब राजनीति में कूटने का मतलब है कि वोटों के माध्यम से कूटना है। आपने इतनी वोटें डालनी है ताकि उससे पता लग जाए कि किस तरह तुम बिक कर गए हैं। आपने अपना ईमान बेचा, आपने अपना ईमान बेचा। पहले मैं समझ नहीं पाया, मेरे पास आता था 5,000 रुपया की इकट्ठी चिट्ठियां मेरे को दे जाता था और बोलता था टेंडर के लिए फोन करते हैं एक्शन को। मैंने बोला टेंडर के लिए किस एक्शन को फोन करता, वो PMG के है, आप इस एक्शन को बोल दो। मैंने किसने, वो भाई मेरे बहुत पैसे लगे हैं ना, मैंने पैसे, मैं समझ ही नहीं पाया उसकी बात को। अब हमने क्या लिखा, और सारे कागज इकट्ठे करके मेरे PA के पास देता, मैं उन बेचारों को ढलाड़ के लोगों के कागज पढ़ता था। उसमें लिखा होता था शादी के लिए 5,000 दे दो, मैं पहले वो सेक्शन करता था, फिर अगले दिन मेरे आके टेंडर के लिए फोन कर दो, आज एक रेशन में ये कर दो। 5-5 हजार रुपए मैंने कुटलाड़ के कई लोगों को सैंक्शन किए, मेडिकल के बिल कई लोगों के मैंने खुद सैंक्शन किए। आपका विधायक सिर्फ इकट्ठे करके मेरे पास दे जाता था, बोलता भी नहीं था, बोलता कार में सिर्फ वही था, इस SC को फोन कर देना आपने। ये सत्य है। मेरे मन में उसमें भी बड़ा दुख होता था।
हम लोग भी जिंदगी में राजनीति में 35 साल से 20 साल से तो मुझे भी एमएलए बनकर हो गए। ये कैसी लोग चुनकर आ गए? ये बेचारे बिक्कू ने 5 साल वहां काम किया, उसका फल ये उठा लिया। और एक बात सुनो, जब हमारी खोज नहीं चली, ये हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन दे रहा है, ये सीआरपीएफ आज उनके घर में लगी, क्या जरूरत है आपको? 1 महीना कहां थे आप? वो किस्त दूसरी नहीं मिली हुई थी, और किस्त दूसरी नहीं मिली, बीजेपी वालों ने भी 20 दिन तक इनको होटल में घुमाया रखा, सोचा कि ऐसे ही भाग चले जाएंगे, खुले छोड़ दिए। फिर बोलते थे नहीं, वहां हमारे को जनता पूछेगी, क्योंकि हिमाचल देवभूमि की संस्कृति है, यहाँ कोई बिकाऊ नहीं है, गरीब से गरीब आदमी भी अपने ईमान को जिंदा रखता है। और हमने पाया भोजपुर के 15 करोड़ रुपया एक विधायक ने राज्यसभा में वोट करने के लिए, हमारी सरकार गिराने के लिए, ये हमारे पास प्रूफ है। जो लोग आपकी भावनाओं को बेचकर विधायक चुनकर जाते हैं, जो लोग आपके बोर्ड से नेता बनते हैं और अपने विधायकी को सरेआम नीलाम करते हैं, ऐसे विधायक को सबक सिखाने का वक्त आ गया। क्या आप लोग सबक सिखाएंगे? आप खड़े करके बताइए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। हमने कभी नहीं कहा, हम लोग राजनीति में अभी से नहीं है, बचपन से राजनीति करते आ रहे हैं, काउंसलर रहे हैं, लेकिन अपने ईमान को, चाहे हमारे पास पैसा है नहीं, लेकिन अपने ईमान को हमने कभी नहीं बेचा। ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, ये सब जेलों की सलाखों के पीछे जाएंगे। भ्रष्टाचार से की हुई कमाई, भ्रष्टाचार से की हुई कमाई सब जनता की है, जो जनता में बंटनी चाहिए। जनता आम जनता की, आप लोगों की है। ये मत सोचिए कि हमको बीजेपी ने टिकट दे दिया, बीजेपी से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के भी जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं इनसे कि अब यहां आके भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो 15 लाख रुपया देने की बात करते थे, हम वो है जो 1500 रुपया देने की बात करते हैं। उस योजना को हमने लागू कर दिया है। ये वो लोग हैं जो विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, आज उनकी छत्र छाया में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं ये जरूर कहूंगा, आंखों के सामने जब चीज नजर आ रही हो, 14 महीने में जो व्यक्ति बिक चुका हो, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, उस पार्टी के कार्यकर्ता और उस पार्टी की विचारधारा वाले भी, विश्वास रखने वाले, ऐसे व्यक्ति को कभी जीतने नहीं देंगे, उसकी जमानत तक जब्त करवाएंगे। ये वोट पार्टी की विचारधारा पर नहीं है, ये वोट उस गंदगी को राजनीति से हटाने के लिए है जो अपने आप को चीर कर राजनीतिक मंडी में बेचने के लिए खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को सबक कौन सिखा सकता है? जनता सिखा सकती है। आप जनता है। मैंने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी ने जब यह देखा कि जनता के वोट से तो हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सके, जनता के वोट से तो हमने कांग्रेस को चुनकर भेजा है, तब उन्होंने नोट के बल पर सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश करी है। और जब नोट के दम पर कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी हथियाता है, आप सोच लीजिए वो कभी जनता का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। वो आपके बाद, चुनने के बाद आपसे लूट घसूट करेगा, वो लूटेगा आपको, आपसे हर प्रकार से मदद मांगेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना। हम लोग राजनीति में आए हैं, कभी मन में ये भाव नहीं रहा कि हमने पैसे कमाने हैं, कभी जिंदगी में नहीं रहा। मैं राजनीति में रहा, हर पद पर रहा, लेकिन मैंने जब देखा कि ये भ्रष्ट लोग राजनीति को माध्यम बनाकर अपने लिए पैसा जुटाने का बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। मैं आपसे आशा करता हूं,
आप एक एक व्यक्ति अपने मन में विश्वास करके जाइए, हमेशा अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, नेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, जिन्होंने पैसे लेकर अपनी विधायकी बेची है, उनको आपको भी सबक सिखाना है। तभी ये लोग राजनीति से दूर भागेंगे। ये सेवा करने थोड़ी आए हैं, ये तो आपको लूटने आए हैं। हम लोग आए हैं सेवा करने। हम जानते हैं क्या दर्द होता है, गरीब का दर्द हम जानते हैं, पीड़ा हम जानते हैं। हमको पता है कि कितनी मेहनत से हम लोग राजनीति में आकर सेवा करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार और प्रार्थना करना चाहता हूं। हमने 1500 रुपया अपनी बहनों को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जीवन भर के लिए दिया है। वो पैसा आपका है, आपको मिलेगा। और आने वाले समय में 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 तक हिमाचल प्रदेश को हम हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास हौसला है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास नैतिकता है, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास है वो जनता का बल है, आपकी ताकत है। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, जोर से बोलिए, देंगे। और ये जो भुट्टो को वोट की कूद से पिछाड़ेंगे, ये दलाल राजनीति में नहीं चाहिए, किसी भी पार्टी से आए राजनीति में नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुटला के सुन रहे होंगे। मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, साथ वाली जगह से आता हूँ। मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी को पहली बार मौका मिला है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। अभी हमारे 3.5 साल है, हिमाचल का नक्शा बदलेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं कि 25 विधायकों वाला पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आज ये बात करते हैं कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। तुम हमसे अभी भी 9 वोट ज्यादा हैं। अपनी पार्टी को संभाल के रखना, वो मत बिकने देना, क्योंकि उसमें बिकने वाले जब जाएंगे तो कहीं भी बिकेंगे। किसी भी राजनीतिक मंडी में वो बिक सकते हैं। हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और आपके आशीर्वाद से जीतेंगे। धन हमारे पास नहीं है, लेकिन धन के अलावा जनता का बल हमारे पास है। क्या आप जनता हमारे साथ खड़ी होगी? जोर से बोलिए। और मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिट्टू ने यहां बहुत काम किया है, 5 साल ये काम करता रहा है। मेरी सभी से बात हुई है, सब लोगों के जो यहाँ के प्रत्याशी है, जो भी यहाँ के टिकाती है, वो सब लोग से मेरी बात हुई है और हमने सर्वे भी करवाया है। सर्वे में अगर किसी का नाम सबसे, कईयों के नाम आए हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर नाम विवेक शर्मा का आया है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस समय टिकट की लड़ाई नहीं है, विवेक शर्मा की टिकट की लड़ाई नहीं है। इस समय न्याय और अन्याय की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। विवेक शर्मा को पार्टी ने, अभी हमारी मीटिंग हो गई यहाँ से प्रत्याशी बनाने का, हमारा दायित्व है कि इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। इसलिए मैं ये चाहूंगा आप सब लोग विवेक शर्मा का हाथ खड़ा करके समर्थन कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सत्य और झूठ की है। झूठ बार बार सत्य से टकराएगा, झूठ बार बार सत्य से टकराएगा। वो जो यहाँ से विधायक, दलाल विधायक चुनकर पूर्व गया है, वो हर बार झूठ बोलेगा, लेकिन जीत सच की होगी और सच के साथ आम जनता खड़ी है। लोकसभा के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वे में
सतपाल रायजादा जी का नाम आया, मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि उन्ना से टिकट मिलना पड़ेगा। ये तो मुकेश जी पर डिपेंड करता है कि किसको देना है। तो लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारा हाईकमांड फैसला करेगा उस हाईकमांड के साथ हम सब खड़े होंगे और लोकसभा का टिकट उन्ना से ही मिलेगा, ये भी कोई नहीं है। मैं आज इस विधानसभा क्षेत्र में इसलिए आया हूं, इस विधानसभा क्षेत्र में इसलिए आया हूं, यहां से मैंने चुनावी शकानंद किया है, चुनावी शकानंद किया है। मैं कह सकता हूं हर पंचायत तक जाऊंगा, मैं अपनी आवाज जनता तक पहुंचाऊंगा, आम आदमी तक पहुंचाऊंगा, हर एक आदमी से बात सुनूंगा। और जैसे मुकेश जी ने कहा, तो उन्ना की दोनों सीटें हम आपको देंगे, लोकसभा की सीट भी हमको देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मुकेश जी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमीरपुर की भी सभी सीटें हम मिलेंगे। और ये हमीरपुर और उन्ना की बात नहीं है, दोनों हम राज्य स्तर के नेता है, सारी जगह जाएंगे, सब जगह जाके इनको, हमको सत्ता की कुर्सी की भूख नहीं है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और राजनीति में भ्रष्टाचार की व्यवस्था को भी दूर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं हमारे जो एमपी के कैंडिडेट सतपाल रायजादा जी और जो भिक्कू जी है, आप इन सबको आशीर्वाद देंगे, हाथ खड़ा करके बताइए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए, हमारी सरकार की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बिकाऊ और खाऊ नहीं चलेंगे, बिकाऊ और खाऊ